अच्छा, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास ऑसिलेशंस का, उसमें अब हम स्पीड की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक्सेलरेशन आपके पास किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सट्रीम और मीन पोजीशन का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें आपके पास वेरी करेगी। और नेक्स्ट अब हम इसमें अगर देखें तो नेक्स्ट आपके पास है स्पीड ऑफ एन ऑसिलेटर। अच्छा, अब स्पीड की अगर हम बात करें और स्पीड को कंपेयर करते हैं एक्सेलरेशन के साथ, तो एक्सेलरेशन को भी कंपेयर कर लेंगे। और फिर हमने ये चेक करना है कि स्पीड आपके पास इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होगी, यानी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, या एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसमें अब हमें ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि फिर ये चीजें भी आपके पास क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि कभी कभार ग्राफ ड्रॉ करने को आता है, तो फिर हमें याद होना चाहिए कि आपके पास स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगी। तो अगर हम स्पीड की बात करें, या आप वेलोसिटी कह लो, से किसी भी रेफरेंस से हम उसे डिस्कस कर लें, तो जिस पॉइंट पे आपके पास स्पीड हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट स्पीड, कोई रफ आइडिया ऐसी, जितना भी हमने कल डिस्कस किया था उससे, कि स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी। से जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर में आप स्पीड यूज कर रहे हो, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्पीड हमारे पास मैक्सिमम होगी x इक्वल्स टू जीरो पोजिशन पे, यानी हमारी मीन पोजिशन पर। और एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपके पास मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है। और जिस तरह से हमने कल इक्वेशन लिखी थी, अब इसमें आप इक्वेशन कौन सी यूज करोगे? कल हमने दो इक्वेशंस लिखी थी, और उसमें ये डिफरेंस देखा था कि अगर आपके पास x जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कॉस की यूज करनी है या साइन की। और इसी तरह से हमने दूसरा केस देखा था कि अगर मैक्सिमम पॉइंट से यानी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास ये मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम है x इक्वल्स टू जीरो, यानी मीन पोजीशन पर। तो इसमें इक्वेशन हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, कॉस या साइन? फिर साइन। साइन या कॉस? साइन यूज करें। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपके पास x इक्वल्स टू जीरो, आपके पास जो इक्वेशन होगी v इक्वल, और यहाँ पर जो v नॉट का रेफरेंस होगा, v नॉट भी आपको इनिशियल जो आपकी स्पीड होगी, जो कि मैक्सिमम स्पीड हम कंसिडर करेंगे, v नॉट मैक्सिमम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से x नॉट जो है वो आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और v आपके पास स्पीड होगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t जो है वो टाइम पीरियड। और ये आप सिंपल यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो स्पीड। लेकिन अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी हो कि लेट सपोज अगर हम दो पोजीशंस के बीच में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर हम किसी दो पोजीशंस या किसी दो पॉइंट्स के बीच में स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये तो हमारे पास एक स्पेसिफिक हो गया कि हम किसी स्पेसिफिक जर्नल, हम उस पोजीशन पे जो मैक्सिमम है x इक्वल्स टू जीरो, वहां पर स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आपके पास किसी और मोमेंट पर कोई पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम ट्रेवल कर रहा हो, तो वहां पर हमें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज करना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे, एक रिलेशन होता है सिंपल सा, जिसमें हम ये करते हैं कि आपके पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को कंबाइन करते हैं। सर्कुलर मोशन में भी किया होगा, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, v इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स करके जो हम यूज करते हैं।
तो इसमें हमारे पास जो है वो लिंक होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, जो हम सर्कुलर मोशन में भी यूज करते हैं, वहां पे टेंजेंट और एंगुलर वेलोसिटी को हम इक्वेट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन, इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं हमारी अननोन स्पीड के लिए, अगर हम किसी दो पोजीशंस के बीच में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दो पोजीशंस इस तरह से होगी कि v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, मतलब वो अब आपके पास किसी भी एंगल, मतलब किसी भी साइड पर हो सकती है। हम उसको पॉजिटिव एंड पर भी ले सकते हैं, नेगेटिव एंड पर भी ले सकते हैं। और दूसरा, फिर ओमेगा तो एज इट इज आपके पास सेम रहेगा, चेंज आएगा तो पोजीशन में। और पोजीशन में चेंज इस तरह से आएगा कि आपके पास जो एक्स नॉट है, जो मैक्सिमम आपके पास डिस्टेंस था, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आपके पास स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी बिटवीन टू पोजीशंस या बिटवीन टू पॉइंट्स, वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि जब तक मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, लेकिन अगर आपने दो पॉइंट्स के बीच में अगर उसने डिस्प्लेसमेंट आपको दी है कि उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, या ग्राफिकल हमारे पास वैल्यूज गिवन हो, तो हम उसमें से मैक्सिमम को उसके साथ कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैक्सिमम बिल्कुल होगा तो हम v इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट यूज कर लेंगे, सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अभी थोड़ी थोड़ी इक्वेशंस ऐड हो जाएगी, इनकी डेरिवेशंस में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि फर्स्ट आपने सर्कुलर में भी ये सारी चीजें देखी होगी। तो जितना जल्दी होगा फिर उसमें हम बाकी क्वेश्चंस के साथ इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम बाकी बेसिक्स चेक करें, अगर हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें, क्योंकि अब आपको वेलोसिटी का भी आइडिया हो गया और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का भी, अब तीनों का आपको आइडिया हो गया। अब तीनों के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और तीनों ग्राफ्स की हम कंपैरिजन चेक करते हैं अगर, तो तीनों ग्राफ की कंपैरिजन भी देख लेते हैं और उनके फीचर्स भी देख लेते हैं कि किस तरह से वो आपके पास डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो हम इसको नए उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम डिस्टेंस या हमारी जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है उसको टाइम के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर हम टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, लेट्स सपोज हमने जीरो से स्टार्ट लिया, मतलब टाइम हमारे पास जीरो था और उस वक्त हमारा एम्पलीट्यूड भी हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो लेट्स सपोज हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो सिंपल होगी, साइन वेव। ये हो गई सिंपल साइन वेव। अब आप इसको कंपेयर करो सेकंड ग्राफ से। सेकंड ग्राफ हम यूज करते हैं स्पीड टाइम। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, हम यहाँ पर स्पीड यूज कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम। अच्छा, अब आप ये बताओ इसको कंपेयर करके कि जहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड को हमने जीरो रखा, ठीक है, जहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखा है, तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी का ग्राफ किस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, मैक्सिमम या जीरो से? अगर आप फर्स्ट ग्राफ के रेफरेंस से ही सेकंड को ड्रॉ करना शुरू करो, तो वेलोसिटी हमारे पास जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट से होगा या जीरो से स्टार्ट करेंगे उसे भी? क्योंकि यहाँ पर अगर हम पोजीशन जीरो से करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और ये हमारा पॉइंट जीरो है, और अभी हमने डिस्कस किया कि स्पीड जो है वो आपके पास एक्स इक्वल्स टू जीरो पर मैक्सिमम होगी। तो हमारा ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो हम बिल्कुल मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, और जहां पर आपके पास ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, अगर हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें, तो ये आपके पास इस तरह से ये रेफरेंस लाइन आ जाएगी।
जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ग्राफ की प्लॉटिंग कहाँ करनी है। इसी तरह से आप इस पॉइंट को कंपेयर कर लो और इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अब आपको इजी आइडिया हो जाएगा ड्रॉ करने में कि जहाँ पर हमारी वैल्यू बिल्कुल जीरो थी वहां पर हमने मैक्सिमम पर जाना है, और जहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम था वहां पे हमें मिनिमम से पास होना है, और फिर जहाँ पर ये मिनिमम था वहां फिर मैक्सिमम पे गए, और फिर इसके ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो उसके ऑपोजिट चल रही है। अब इसी के साथ अगर हम लास्ट एक और रिप्रेजेंटेशन देखें और रफली यहाँ पर वैल्यूज को मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज ये 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डिस्टेंस 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस 0.3, 0.3, 0.5, 0.5, और यहाँ हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 0.02। हमने यूनिट लिया मीटर्स में, और टाइम का यूनिट्स हम कंसिडर कर रहे हैं सेकंड्स, जो कि एसआई यूनिट है आपके पास। अच्छा, अब लास्ट बस इसमें ग्राफ चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन के ग्राफ में क्या चेंज आना चाहिए। एक्सेलरेशन को भी हम इसी के साथ कंपेयर करके ड्रॉ कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन, नीचे टाइम। अच्छा, अब एक्सेलरेशन को किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब एक्सेलरेशन हमें पता है वो मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन तो स्टार्ट होगा बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ के साथ। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसी के साथ स्टार्ट होगा जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट था जीरो से। उसी पोजीशन पर हमारी जो है वो एक्सेलरेशन भी उसी के साथ चलेगी। बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि आपके पास उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज क्यों होगी, आपको लिंक याद होगा, हमने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट किया था सिंपल हार्मोनिक का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जितना आप एक्स को इंक्रीज करोगे ए भी उतना इंक्रीज होगा, सिर्फ माइनस का साइन का डिफरेंस था कि दोनों ऑपोजिट आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से माइनस साइन यहाँ पर यूज होता है। तो जब आप थर्ड ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ड्रॉ तो करोगे बिल्कुल मैच करते हुए इसको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को, लेकिन आपकी बस डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। आप इसे स्टार्ट करोगे नीचे मैक्सिमम साइड से, वेलोसिटी के भी ऑपोजिट हो जाएगा ये, और डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड में इक्वल चल रहा होगा, लेकिन फेज वाइज डिफरेंस हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा 0 पॉइंट था, और ये सेम वही 0.1, 0.3, 0.5, 0.7। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया माइनस का कि ऑपोजिट साइन हमने क्यों यूज किया यहाँ पर, और उसका जो है वो ग्राफिकल आपके पास इंटरप्रिटेशन कैसी होती है। तो वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो खैर अब इसकी स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया हो गया है कि हमारे पास कहाँ पर जो है वैल्यू क्यों मैक्सिमम है, उसका रीजन क्या है। तो इन सब में कोई ऐसी अब कंफ्यूजन नहीं होगी। काइनेटिक और पोटेंशियल हमने डिस्कस कर लिया था, उसका ग्राफ देख लिया था, उसकी अब हम फॉर्मूला की वैल्यूज चेक कर लेते हैं एक बार कि उसमें टोटल जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा और काइनेटिक पोटेंशियल को कंपेयर किस तरह से करना है। तो कल से लेकर आज तक की जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये जितना इजी बेसिक हो सकता था उतना इजी रख के इसको करवाया, ताकि बाकी जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चंस के साथ ही होगी जब आप खुद अटेम्प्ट करोगे। और जो हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट कर रहे थे अभी,
कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी आपके पास वेलोसिटी के साथ चलती है, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हम सिंपल तो वही यूज करेंगे, ½ mv²। उसमें कोई चेंजेस नहीं है अभी हमारे पास। और इसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेक कर लो, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। और इसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि इस एन शेप जो है वो आपके पास किसके लिए था, यू शेप किसके लिए था, और स्ट्रेट लाइन किसके लिए थी। अब जो है वो हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, तो लेट्स सपोज इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का जो आपके पास फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे सिंपल। और इसके साथ अगर एक क्वेश्चन हो हमारे पास यहाँ पर, और क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास सेटअप है और सेटअप इस तरह का यूज कर रहे हैं हम। सेटअप में हमारे पास एक स्प्रिंग है सेंटर में, उसको हमने दोनों एंड से फिक्स किया है, लेकिन उसको दो स्प्रिंग्स यूज किए हैं। और वो इस तरह से यूज किए हैं कि यहाँ पर जो सेंटर में स्प्रिंग का एक एंड है उसे अटैच किया हमने एक बॉल के साथ, और जो दूसरी साइड पर एंड होगा उसे भी हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया दूसरे एंड पे। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ क्योंकि दोनों में हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारे पास थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं इसे हम यहाँ पर। तो बॉल को हमने कनेक्ट किया स्प्रिंग के साथ दो, और दोनों साइड से वो आपके पास कनेक्टेड है। और जो इसका मास गिवन है, मास विल बी इक्वल टू 23 ग्राम। और इसके साथ अब बॉल जो है वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट ए, और जो सेकंड पॉइंट है फिक्स, पॉइंट बी। और जिसका रिमेनिंग स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो इस तरह से आपके पास, द बॉल oscillates along the line AB with simple harmonic motion of frequency 4.8 hertz and amplitude of 1.5 cm. Calculate the total energy of the oscillation. ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है और इसको आपने सॉल्व करना है। ऑसिलेशंस हैं आपके पास, यहाँ पर मास, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और सिंपल आपने जो है वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह की छोटी बेसिक सिचुएशन आपके पास अभी पेपर्स सॉल्व करेंगे हम टॉपिकल्स, तो उसमें भी मिल जाएगी। और फिर इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू होता है, फिर वो सारे पार्ट्स को मर्ज कर लेते हैं। तो अगर सिंपल यहाँ पर देखा जाए, जो आपके पास वैल्यूज गिवन है उसमें हमारे पास मास की वैल्यू आ गई है,
तो मास इज इक्वल्स टू 23 ग्राम्स, उसे आप केजी में कन्वर्ट कर लोगे, तो 1000 से हम उसे डिवाइड कर लेंगे, -3 kg। और नेक्स्ट हम स्टेप पर जाएं तो एम्पलीट्यूड गिवन है x0 1.5 cm, उसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी गिवन है आपके पास 4.8 हर्ट्ज। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास सारी मेंशन है क्वेश्चन में, और आपने सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा ही है अब आपके पास। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा, चलो मास तो मिल गया, ओमेगा नहीं है हमारे पास, x0 है। ओमेगा के लिए आप क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर ओमेगा को स्प्लिट कर लेंगे 2 पाई f में। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी में इजीली स्प्लिट हो जाएगा, फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी में। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 मास इक्वल्स टू 23 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 4.8, और लास्ट में सिंपल हमने इसे मल्टीप्लाई करना है x0 के स्क्वायर के साथ, 0.015 का होल स्क्वायर। तो सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, आपके पास जूल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी सिर्फ बेसिक ही है, बिल्कुल करवाया, अभी हमने सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन नहीं किया जितना भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है डैम्पिंग का। क्योंकि हमारे पास जब भी ये सारी ऑसिलेशंस होती हैं, जितनी भी हम अभी डिस्कस करते आए हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि इनमें रेजिस्टिव फोर्स ना हो, अभी तक हमने किसी रेजिस्टिव फोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। और अगर हमें रेजिस्टिव फोर्स को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास कल भी हम पेपर देख रहे थे, उसमें भी डैम्पिंग का क्वेश्चन था, और पास पेपर्स में भी आपको डैम्पिंग बहुत जगह मिल जाएगा। और डैम्पिंग की आपके पास कैटेगरीज भी हैं, 2.4 -3 एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2.4 -3 जूल्स, हम इसे मिली जूल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। बाकी आज कोशिश करेंगे टॉपिकल्स भी स्टार्ट कर लें, तो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस हो जाएंगे। उससे पहले डैम्पिंग देख लेते हैं हम। तो डैम्पिंग में आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डैम्पिंग हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास, इसमें जो एग्जांपल्स होती हैं डेली लाइफ की, जिसमें स्विंग की एग्जांपल होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा, वो स्विंग यूज करते हैं, पीछे से आप पुश करोगे किसी को, तो वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करके वापस आएगा। अब उसमें डैम्पिंग किस तरह से होती है कि जब एक तो वो खुद स्विंग हो रहा है, तो एक तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपने देखा होगा कि नॉर्मली जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो, और आप इसमें बॉल की भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर बॉल को आप ड्रॉप करते हो किसी हाइट से, तो वो एक बाउंस के बाद जो है वो उस पॉइंट को टच करती है, और सेकंड बाउंस के बाद उस पॉइंट तक आपके पास वो रीच नहीं कर पाती। हालांकि एनर्जी कंजर्व रहती है, हमें पता है एनर्जी हमारे पास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन आपके पास जो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको ओवरकम करने में जो है हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये डैम्पिंग और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हमारे पास इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से जब ऑसिलेशंस होती है, आप कार की एग्जांपल ले लो, कार में पिस्टन अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशंस तो वहां पर भी है। अब उसमें डैम्पिंग किस तरह से होती है कि आप जो है वो नॉर्मल स्पीड पर थे, आपने ब्रेक को स्लाइटली वहां पर पुश किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि उस पिस्टन की जो ऑसिलेशन थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो वहां पर आ गई डैम्पिंग। और ये जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स कार में होते हैं, पिस्टन्स होते हैं, और नॉर्मल हमारे पास कोई भी आप ऑसिलेशन में एग्जांपल कंसिडर कर लो, तो सब जगह पर आपको रेजिस्टेंस कंपलसरी मिलेगी, जिसमें ये होता है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऑसिलेशन हो, डैम्पिंग आपको हर जगह मिलेगी, वो अलग बात होती है, हम उसे निग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेशंस करना चाह रहे होते हैं उस वक्त के लिए। तो फिर हम बाद में रिलेशंस निकालने के बाद फिर उन्हें
एडवांस लेवल पर कंबाइन कर लेते हैं। तो आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट डैम्पिंग का ये होगा कि बेसिकली यहाँ पर एनर्जी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और एनर्जी इस सेंस में रिड्यूस हो रही है कि जो हमारा मेन पर्पस था ऑसिलेट करवाना, ऑसिलेट नहीं हो पा रहा वो। अब वो ऑसिलेशन उसकी डिक्रीज हो रही है, और ऑसिलेशन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एनर्जी थी, हमारा जो मेन पर्पस था एनर्जी को यूटिलाइज करना, वो फुलफिल नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि एनर्जी आपके पास किसी और रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो गई। तो इस सेंस में हमने यहाँ पर लिखा है एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है। वरना आप इस तरह भी लिख सकते हो कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग सिस्टम। सिंपल अगर वो क्योंकि डिफाइन करने को तो आपसे कहेगा, तो डेफिनेशन तो कंपलसरी है करना। तो कंपलसरी डेफिनेशन आ गई हमारे पास यहाँ पर, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट लिखा एम्पलीट्यूड का, कि एम्पलीट्यूड आपके पास जो है वो डिक्रीज होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपने यहाँ पर याद रखनी है, जिस तरह से आपको याद होगा आपने वेव्स में पढ़ा था कि हमारे पास वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाती है, डेंस टू रेयर मीडियम में, रेयर टू डेंस में, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो यहाँ पर भी आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है, क्योंकि पास पेपर में क्वेश्चंस में आप देखोगे तो आपको कभी कभार वेव ड्रॉ करने को भी कहेगा वो डैम्पिंग की, और कभी कभार जो है वो आपसे आइडिया भी लेगा कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है। तो वहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमारी ऑसिलेशंस पे इफेक्ट आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को सेम रहने देना है, और सिर्फ ऑसिलेशंस की एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स है उन्हें ओवरकम करने में जो हमारा टाइम यूटिलाइज होगा, तो वो टाइम यूटिलाइज हो तो रहा है वहां पर, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, तो इस वजह से हमारी वेव को इतने हाइट नहीं मिल रही, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आपने एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसमें, फ्रीक्वेंसी वाली। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और आपके पास अगर डैम्पिंग होती है, तो डैम्पिंग में आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, और इसकी फर्दर टाइप्स कितनी है। अगर आप इसकी कैटेगरीज और इसकी टाइप की बात करूं, तो आपसे ये भी वो पूछता है ग्राफिकल, कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखकर ये बताओ कि डैम्पिंग की कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है और क्यों। तो इसमें आपके पास तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली आपकी कैटेगरी आती है लाइट डैम्पिंग, मतलब जो नॉर्मल आपके पास डेली लाइफ की समझ लो डैम्पिंग होगी। और फिर हम बात करेंगे क्रिटिकल की, और जो लास्ट कैटेगरी है आपके पास वो है हैवी डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं। आपके पास लाइट डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट ये होगा, लाइट डैम्पिंग में रेजिस्टिव फोर्सेस हैं अपनी जगह पर, ऑसिलेशन को वो रेजिस्ट कर रही हैं, सब चीजें वहां पर बिल्कुल नॉर्मल है। बस इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, द एम्पलीट्यूड does not decrease linearly। इसमें आपके पास डिके लीनियर नहीं होगा, और अगर इसको हम ग्राफिकली चेक कर लें कि इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तो आप जब ड्रॉ करोगे ऑसिलेशंस को, तो हमारी जो ऑसिलेशंस होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। लेट्स सपोज हमने मैक्सिमम से स्टार्ट किया, और
आपने फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। अभी तो खैर मैंने ओरिजिनल वेव नहीं बनाई, मैं आपको सिर्फ डैम्प दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हम ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे अभी क्वेश्चंस में कहीं पर, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने फ्रीक्वेंसी को सेम कैसे रखना होता है। अब आप यहाँ पर इसको देखो मैक्सिमम से, तो ये आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिके। जिस तरह आपने हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट की तरह ग्रेजुअल और जो एक्सपोनेंशियल डिके, ये उस डिके के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल काफी टाइम के साथ जो है वो जीरो पर पहुंचेगा, क्योंकि ये वाली एक्स पर हमने टाइम को कंसिडर किया, वाई पर हमने एम्पलीट्यूड को। तो इसका मतलब है कि टाइम के रेफरेंस के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, और इसमें हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो एम्पलीट्यूड को फर्दर अगर आप कंटिन्यू करते हो लाइट डैम्पिंग के, तो इसमें फर्दर कॉन्सेप्ट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड। और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल होती है, तो उसमें एग्जाम्पल वो हमारी डेली लाइफ की, जिस तरह वॉल क्लॉक का पेंडुलम है, नॉर्मल स्विंग की एग्जाम्पल है। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास लाइट डैम्पिंग की है। ठीक है, इसमें हमारे पास नॉर्मल एयर रेजिस्टेंस ही होती है, और कोई ऐसी खास रेजिस्टिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत चेंज है। और जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। the amplitude decrease exponentially। फ्रीक्वेंसी हम लिख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड भी सेम होगा। क्योंकि टी इक्वल होता है 1/f के, तो जब एफ में चेंज नहीं आएगा तो टाइम में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये आपके पास जो है सिंपल सी स्टेटमेंट है, और सिंपल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइट डैम्पिंग की। तो जब भी आपके पास लाइट डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो लाइट डैम्पिंग को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें वहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके मिलता है हमें। तो जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, वो है क्रिटिकल डैम्पिंग की। अच्छा, क्रिटिकल डैम्पिंग में अब आपको आइडिया होगा होगा खुद भी कि क्रिटिकल डैम्पिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल में आपके पास काफी हैवी डैम्पिंग की हम बात कर रहे होंगे, एज कंपेयर टू प्रीवियस वाली जो हमारे पास लाइट डैम्पिंग थी। और लेस होगी वो हमारे पास हैवी डैम्पिंग के कंपैरिजन में, या उसमें कंपेयर करके हम देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस होगा। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। अच्छा, क्रिटिकल डैम्पिंग में भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। हमने इसे स्टार्ट किया बिल्कुल हमारी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट से, और वो वापसी अपनी रेस्ट स्टेट में आएगा, यानी जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट थी, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में आपको ग्राफ से भी ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में आपके पास रेस्ट स्टेट में आ गया, क्योंकि डैम्पिंग इतनी हैवी थी कि उसका ग्राफ आपके पास बहुत फास्ट उस रेट के साथ जो बिल्कुल जीरो की तरफ गया। तो इट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन
इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा उतना शॉर्टेस्ट टाइम में जब हम इसे वापस ले आएंगे तो वो डैम्पिंग आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग होगी। और उसके बाद आप देखो इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें ये वाली एग्जांपल में अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये हमें एग्जांपल मिलती है, अभी जो हमने कार की एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें आपको पता है कि जब हम कार की एग्जांपल लेते हैं तो पिस्टन जब ऑसिलेट कर रहा होता है तो पिस्टन तब ऑसिलेट करेगा जब आपके पास कार मोशन में है। लेकिन अगर आपने ब्रेक अप्लाई की है तो अब उसमें होगा ये कि उसमें बहुत हैवी डैम्पिंग होती, क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। हैवी का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, तो वो भी अभी हम चेक कर लेंगे तो डिफरेंस आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं, ये चाहे वो आपके पास साइकिल में हाइड्रोलिक हो, बाईसाइकिल में हाइड्रोलिक हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो, तो वहां पर हम क्योंकि हम नॉर्मली हाइड्रोलिक पे शिफ्ट है, तो वहां पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो डैम्पिंग होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में अपनी ऑसिलेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो ऑसिलेशन हमारी कंटिन्यू नहीं रहती, ऑसिलेशन आपके पास बिल्कुल आपके पास जीरो हो जाएगी बहुत शॉर्ट पॉसिबल टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी जो कार की सस्पेंशन की हम बात कर रहे हैं या ब्रेकिंग सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी। और जो पहले वाली हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारे पेंडुलम की एग्जांपल या स्विंग की एग्जांपल नॉर्मल, वो हमारे पास लाइट डैम्पिंग में होगी। और फर्दर अगर हम इसकी कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपने ये याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी तो अब आपके पास देखते हैं क्या चेंज आएगा क्या नहीं। तो इसमें ये है कि सिस्टम अब आपके पास फर्दर ऑसिलेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको ग्राफ से ये पता चल रहा है कि अब उसमें ऑसिलेशन तो नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है अब सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा, एक चीज तो ये हो गई। और इसका जो ग्राफ होगा वो आपके पास फास्ट डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ये छोटी छोटी टर्म्स आपको जो है वो फिर हेल्प करती है रीजन लिखने में, जब वो आपसे पेपर 4 में पूछेगा कि रीजन आपने देना है, तो रीजन में आपको ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हेल्प करते हैं अपने पॉइंट्स कंसिडर करवाने के लिए वहां पर। और जब आपके पास ये इस पॉइंट पर आकर जीरो को टच करेगा तो उसके बाद ये लाइन बिल्कुल आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉलो करेगी जहां तक आपके पास टाइम है, तो वहां तक आपके पास कोई ऑसिलेशन नहीं होगी। तो ये आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तो हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आपको भी पता है कि ऑसिलेशन ही नहीं हो रही, तो अब इसमें फर्दर फ्रीक्वेंसी को हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑसिलेशन कंटिन्यू नहीं हो रही यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट अगर हम इसकी कैटेगरी को डिस्कस करें, और वो लास्ट कैटेगरी आपके पास है हैवी डैम्पिंग की। अच्छा, अब ये हैवी डैम्पिंग को हम लाइट डैम्पिंग के साथ कंपेयर करें, क्रिटिकल एक बिल्कुल हमारे पास अलग केस हो जाएगा। तो हैवी डैम्पिंग जो है वो हम क्रिटिकल से नहीं, हम उसको लाइट डैम्पिंग से कंपेयर करेंगे। तो अब इसमें ये होगा कि जिस तरह से ये क्रिटिकल डैम्पिंग में बहुत शॉर्ट टाइम में स्टॉप हुआ, हैवी डैम्पिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। और इसमें भी ऑसिलेशन नहीं होगी। तो जो हमने क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए लिखा है तो इसमें भी हम सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो पूरी स्टेटमेंट आप सेम यूज कर सकते हो, सिर्फ आप टाइम इंटरवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो उसमें, तो ये आपके पास डेफिनेशन हैवी डैम्पिंग की हो जाएगी। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम शेप देगी, सिर्फ थोड़ा सा टाइम वेरिएंट की वजह से आपके पास उसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये हमारे पास एक्स और ये टी। तो आपके पास दोनों ग्राफ में क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है कि सिर्फ आपके पास टाइम का डिफरेंस है और कोई आपके पास डिफरेंस नहीं है। और इसकी जो एग्जांपल है, अब इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास है डेली लाइफ की। हम जो नॉर्मल ऑटोमेटिक डोर यूज करते हैं
ठीक है। एक तो डोर वो होता है आपके पास जो कि सेंसर्स पे चल रहा होता है, हम उस डोर की बात नहीं कर रहे, डोर डैम्पर्स जो आपके पास लगे होते हैं। ठीक है, अगर आप डोर ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिक स्लोली हाइड्रोलिक की वजह से जब क्लोज होता है, तो वो जो डोर डैम्पर्स होते हैं वो आपके पास हैवी डैम्पिंग की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपने देखा जैसे आप वहां पे गेट को रिलीज करते हो, तो अगर उसमें स्प्रिंग लगाओ तो गेट ऑसिलेट करता रहे। लेकिन आपने वहां पर डोर डैम्पर लगाया हुआ है, तो डोर डैम्पर से होता है कि स्टार्ट में जब हम उसे रिलीज करते हैं तो कॉन्सेप्ट वही यूज होता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। लेकिन क्योंकि हमने वहां पे रेजिस्टिव फोर्स को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है अपनी एयर रेजिस्टेंस के साथ, हम उसे डोर डैम्पर की भी फोर्स दे रहे हैं। तो वो स्टार्ट में जब गेट आप रिलीज करते हो तो वो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है। तो शुरू में एक इम्पल्स मिलता है आपको, फिर वो गेट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आते आते बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये आपके पास हम यूज करते हैं ताकि कोई डोर को स्लैम या बार बार इस तरह से शट करके ना जाए, क्योंकि अक्सर होता है आदत हम खोल के और छोड़ देते हैं, फिर वो आके जोर से जो है वो दीवार के साथ जब करते हैं स्ट्राइक। तो उन चीजों से बचने के लिए हम ये डोर डैम्पर्स यूज करते हैं। तो वो वाली एग्जांपल आपके पास हैवी डैम्पिंग में यूज होती है। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके पास कि यहाँ पर भी ऑसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि ऑसिलेशन जीरो हो गई, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास जीरो होगा। और अब आपके पास जब इसकी ग्रेडियंट की बात करोगे तो इसका ग्रेडियंट भी जो है वो फर्स्ट वाले से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग। फर्स्ट पॉइंट एज इट इज आप सेम लिख सकते हो कि कोई ऑसिलेशन नहीं होगी वहां पर। और सेकंड वाले में जो रेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्राफिकली भी हमें पता चल रहा है। और एक बात हम ऊपर लिख चुके हैं कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डैम्पिंग तक का एक शॉर्ट रिव्यू हो गया पूरा आपके पास सिंपल हार्मोनिक में। इसमें अभी रेजोनेंस बाकी है, और बाकी जो है वो अब इसके क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं बाकी टाइम में, तो कुछ आइडिया हो जाएगा आपको।